हम लोग क्लास 9 में आज प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। यूक्लिड के अभिधारणाएं, परिभाषाएं और अभिगृहित हम लोग इसके लिए पढ़ चुके थे। डिफिनीशंस, एक्सोइम्स और पोस्टुलेट्स हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। आज उसी की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे और ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री का ये बेस है, यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से ज्योमेट्री सीख सकते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा, इसलिए आप लोग को जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को आप रिवीजन कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए, तब जा करके ज्योमेट्री जो होगा आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। इसमें सत्य और असत्य चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बिंदु से होकर, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है तो इससे एक रेखा गया, दो रेखा गया, तीन रेखा गया, चार रेखा गया, यानी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बिंदु से हम लोग अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन जबकि यहाँ पर दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं, जबकि इसको हम लोग एक्सोइम्स 5.1 में पढ़ चुके हैं, पीछे हम लिखवा चुके हैं आप लोगों कि दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली केवल और केवल एक रेखा होती है। जैसे देख लीजिए, दो भिन्न बिंदु है, मान लीजिए ये और ये, तो इससे दोनों से जाने वाली एक ही रेखा केवल मिलेगी आपको, और दूसरी कोई रेखा इससे जाने वाली प्राप्त नहीं होगी, जो कि आपको बताया जा चुका है एक्सोइम्स यानी अभिगृहित 5.1 में। ठीक है, तो ध्यान देना है आप लोगों को। तो ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। हम लोग लिख देंगे यह कथन असत्य है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं पोस्टुलेट्स में, अभिधारणा में। अभिधारणा हम लोग दूसरा जो अभिधारणा है उसके अनुसार हम लोग इसको पढ़े हुए हैं कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये शांत रेखा है, ठीक है, तो इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, इसका मतलब कि ये कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये तो बात सही है, दो वृत्त यदि बराबर है इसका मतलब कि उसका क्षेत्रफल बराबर भी हो सकता है, होगा भी। यदि दो वृत्त बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, और दो वृत्तों का यदि क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होगी ही, इसलिए ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यह कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग आकृति में देख रहे हैं कि ए बी, पी क्यू और एक्स वाई तीन चीज दिया है। यहाँ आकृति में लिखा है ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, यानी ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, यानी कि ए बी और एक्स वाई दोनों एक ही रेखा के बराबर है। इस चीज को हम लोग अभिगृहित 1 में पढ़े हुए हैं कि कोई दो वस्तुएं किसी तीसरी के बराबर हो तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में बराबर होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य हुआ, हम लोग लिख देंगे यह कथन सत्य है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि इसमें कोई परिभाषित शब्द, जो ये शब्द दिया है, क्या परिभाषित है, क्या परिभाषित है, कि इसे परिभाषित करना है। समांतर रेखा, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त, त्रिज्या और वर्ग। तो परिभाषा लिख दिया है पहले से ही, ताकि जल्दी से हम लोग क्वेश्चन बना सकें, नहीं तो इतना लिखने पर बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है।
चलिए, समांतर रेखा वैसी रेखा है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, जो बिंदु इस पर है वो बिंदु इस पर भी होना चाहिए, तब उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होता है। तो उभयनिष्ठ बिंदु कब प्राप्त होता है, जब रेखाएं कटती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कट गई तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रही है, लेकिन समांतर के परिभाषा में, समांतर रेखा में हम लोग को उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको इधर और इसको इधर, इसको भी इधर और इधर कितना भी हम लोग बढ़ा लें तो ये हमेशा इसी साइज में रहेगा, इतना ही दूरी पर होगी। यानी कि जितना दूरी यहाँ है, जितना दूरी यहाँ है और जितना दूरी यहाँ है, ये सब दूरी बराबर है। मान लेते हैं यदि ए है तो एक दूरी ये हमेशा रहेगा। हम लोग इन दोनों रेखा को इधर चाहे इधर कितना भी बढ़ा दें तो हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी ए ही होगी। इस स्थिति में ये दोनों रेखा कभी नहीं कटेगी, तो कभी नहीं कटेगी तो ये समांतर रेखा होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग इस समांतर का परिभाषा हम लोग दे दिए। एक और समांतर रेखा का परिभाषा होता है कि वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा अचर होती है। अचर का मतलब समान, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा अचर है। ये भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा अचर होती है उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ये भी हो गया आपका आंसर। चलिए, लंब रेखा पर, लंब रेखा किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं हम लोग, तो जो दो रेखा एक दूसरे को काटती हो और वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो उसे हम लोग लंब रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर खींचे हुए हैं, पहली रेखा को दूसरी रेखा काट रही है लेकिन 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 90 तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर जगह 90 हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि रेखाएं जो है वो लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए, रेखाखंड, हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु को मिलाने से रेखाखंड प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी एक बिंदु को दूसरे बिंदु से हम लोग मिला देंगे ऐसे, तो यहाँ पर जो ये प्राप्त होता है यही रेखाखंड कहलाता है, यही रेखाखंड है। तो हम लोग इसका नाम भी यदि देंगे तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड AB, ठीक है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से परिधि तक के, वृत्त के जो परिधि हम लोग गोलाकार खींचते हैं उसको परिधि बोला जाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के किसी भी बिंदु को हम लोग मिला देंगे तो वो जो उससे जो रेखाखंड प्राप्त होगा वही रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम यहाँ एक वृत्त खींच रहे हैं, वृत्त का मान लीजिए केंद्र ये है, ये आपका केंद्र हुआ, केंद्र लिख देते हैं, और ये हुई परिधि। ये जो जितना गोलाकार है सारी परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग परिधि लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इस परिधि पर कितने बिंदु हैं, अनगिनत। वृत्त के परिधि पर अनगिनत बिंदु होती है। किसी भी बिंदु को इस केंद्र से मिला देंगे, यहाँ से मिला दें या यहाँ से मिला दें या यहाँ से मिला दें, ये सारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि वृत्त के परिधि पर यहाँ, यहाँ और यहाँ हम लोग मिलाए हैं, इसको A, B, C यदि ले लेते हैं तो इसमें, और केंद्र को यदि O ले लेते हैं तो OA, OB और OC जो होगी वो आपकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर वृत्त की त्रिज्या। और ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर क्वेश्चन आए कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है तो वो भी हम लोग को बताना है कि अनगिनत त्रिज्याएं होती है, क्योंकि इस पर अनगिनत बिंदु है और वृत्त के केंद्र को हम अनगिनत बिंदुओं से मिलाते जाएंगे तो अनगिनत त्रिज्याएं मिलेगी। एक चीज और याद रखिएगा कि कहीं भी मिलाइएगा, देखिए देख रहे हैं ना, बराबर में लिखे हैं, यानी कि कहीं भी आप मिलाइएगा, वृत्त के केंद्र से कहीं भी वृत्त के परिधि पर बिंदु को मिलाइएगा तो वो सारी दूरियां बराबर होती है, यानी एक ही वृत्त में, और वो त्रिज्या कहलाती है। और एक वृत्त के लिए त्रिज्या जो होती है हमेशा बराबर होती है, भले हम इधर मिलाएं चाहे इधर मिलाएं, हमको बराबर ही मिलेगा। इस चीज को याद रखना है। वर्ग, आप लोग इस चीज को 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ग ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से। जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग हुआ, इसकी चारों भुजाएं मान लेते हैं कि बराबर है, और यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, और ये चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर है।
चारों भुजाएं बराबर है और 90 का कोण बनेगा तो उसे हम लोग वर्ग कहेंगे, और इसके बारे में हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं उसका भी प्रयोग इधर ज्योमेट्री में होने वाला है, और जो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसका होगा। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। यदि ज्योमेट्री आसान बनाना है तो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों अभिधारणा हम लोग लिखे हुए हैं, तीसरा का पहला और दूसरा करके। दो बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ऐसी कोई भी हम लोग अभिधारणा नहीं पढ़े थे, ये अभिधारणा हम लोग ऐसा कोई भी नहीं पढ़े थे। तो पूछ रहा है इसमें कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इसमें अपरिभाषित शब्द है। जो चीज़ हम लोग पढ़े ही नहीं है वो हम लोग के लिए अपरिभाषित होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अपरिभाषित शब्द है। पूछ रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, तो हाँ लिख सकते हैं कि ये अभिधारणाएं अविरोधी है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह दूसरा, यहाँ ऐसे कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं, ऐसी भी कोई अभिधारणा नहीं पढ़े हैं, तो ये भी जो है वो अपरिभाषित है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि दी हुई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, किस अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसमें बहुत अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित यानी जिस चीज को हम लोग परिभाषित किए ही नहीं है वो अपरिभाषित तो होगा नहीं, बहुत से अपरिभाषित पद हैं। तथा यह हम लोग लिख देंगे। पूछ रहा है ना, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, तो लिखेंगे कि तथा यह अभिधारणाएं अविरोधी है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग को इसको सुधार के यदि लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला वाला को कि कोई दो बिंदु ए और बी यदि दिया गया है तो उनको मिलाने से एक रेखाखंड बनेगा, उनके बीच में अनगिनत बिंदुएं होंगी, उन्हीं अनगिनत बिंदुओं में से कोई बिंदु सी हो सकता है। पहला के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, पहला के लिए आंसर में कि दो बिंदु ए और बी के बीच अनगिनत बिंदुएं हैं, अनगिनत बिंदुओं में से कोई एक बिंदु सी है। ठीक है, ये अभी आप लोग को बताया कैसे लिखे हम लोग, यानी कि ए और बी, जैसे देखिए यहीं पर देखिए ए और बी के बीच में ये तो दो बिंदु हम दिए हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे बिंदुएं हैं, अनगिनत बिंदुएं हैं। तो अनगिनत बिंदुओं में से कोई भी एक बिंदु सी हो सकता है, इनके बीच में कोई भी एक बिंदु सी हो जाएगा। उसी तरह उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा में दिया है कि कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हो कि वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा पर स्थित होने के लिए तीनों बिंदुओं को एक ही रेखा पर होने चाहिए, और यहाँ पर दिया है कि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो एक रेखा पर स्थित नहीं है तो संरेख नहीं है, उसको संरेख बोला जाता है। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे हम लोग संरेख बोलते हैं, कोलिनियर, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच तीसरा बिंदु सी है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, अर्थात संरेखी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संरेखी नहीं है, यानी कि वो संरेख नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया मेरा। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। प्रश्न हम अभी लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं, समझने के लिए भी शुरुआत है।
यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, यहाँ पर देखिए फिगर भी बनाया है, AC और BC दोनों बराबर है, तो सिद्ध करना है AC बराबर AB/2। तो सबसे पहले हमको जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि AC बराबर BC, इसको कर देंगे 1। फिर देखिए फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC बराबर AB, यानी कि AC और BC को जोड़ देंगे तो हमको AB के बराबर मिल जाएगा, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा AB के बीच में एक बिंदु C है, तो A से C तक की दूरी और C से B तक की दूरी को हम लोग जोड़ देंगे तो पूरा AB मिल जाएगा हमको। मान लीजिए कि AB 4 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 जोड़ेंगे तो 4 किसके बराबर आएगा, AB के बराबर। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया है AC प्लस BC बराबर AB। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर कि हमको क्या सिद्ध करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए AC बराबर जो BC दिया है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि AC बराबर BC, और हम लोग पढ़े हैं कि बराबरों में जोड़ा जाए तो उसके योगफल भी बराबर होते हैं, पढ़े हैं ना पीछे, उसी सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो AC में हम दोनों, इसमें हम लोग दोनों AC जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों ओर AC जोड़ने पर, AC जोड़ने पर तो क्या मिलेगा, देखिए तो AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना, AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC। तो AC प्लस AC कितना हो गया, 2AC बराबर BC प्लस AC। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में BC प्लस AC बराबर क्या है, AB। तो यहाँ पर हम AB लिख दिया और यहाँ पर लिख देंगे 2 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 इधर से हम इधर करेंगे तो 2 उधर मल्टीपल में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। तो इस स्थिति में हमको क्या प्राप्त होगा, इसलिए AC बराबर 1/2 AB, यही हमको सिद्ध करना था कि यदि AC बराबर BC हो, क्वेश्चन में दिया है ना AC बराबर BC हो, तो हम AC बराबर AB का आधा लिख सकते हैं और BC बराबर भी AB का आधा लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को BC बराबर भी 1/2 AB मिलेगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसका मतलब कि A और B का मध्य बिंदु हुआ C, इसी मध्य बिंदु पर 5 नंबर क्वेश्चन में बनाना है। बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में यदि C मध्य बिंदु है, 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसके लिए यहाँ पर देखिए हम फिगर बनाया है, यहाँ पर हम शुरुआत में 2 मध्य बिंदु ले लिए। तो चलिए पहले लिखते हैं कि माना कि AB का 2 मध्य बिंदु C और D है, हम लोग ले लिए हैं, मध्य बिंदु C और D है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग लेते हैं कि यदि C मध्य बिंदु है, C मध्य बिंदु है तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। C मध्य बिंदु है तो क्या प्राप्त होगा, अभी आप लोग देख रहे हैं कि C मध्य बिंदु था तो हम लोग AC बराबर 1/2 AB मिला था। उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर 1/2 AB, और यदि B मध्य बिंदु है तो लिखेंगे यदि B मध्य बिंदु है तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। तो यदि C मध्य बिंदु था तो AC बराबर 1/2 AB मिला, यदि B मध्य बिंदु हो गया तो AD बराबर AB/2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1/2 AB, इसको हम लोग 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। देख रहे हैं आप लोग, 1 और 2 दोनों का RHS समान है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से। 1 और 2 से हम लोग को यदि RHS दोनों का समान है तो LHS भी समान होगा। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, AC बराबर AB। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो हमको मिल गया कि A से C तक की दूरी, देख लीजिए A से C तक की दूरी और A से B तक की दूरी समान है।
जबकि फिगर में समान नहीं है। AC से AD बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, AC से AD बड़ा है, और यह तभी संभव होगा जब C और D एक ही बिंदु को सूचित करेंगे। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब C और D एक ही बिंदु को सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक ही बिंदु है, ठीक है, यानी C और D जो है वो एक ही बिंदु को सूचित करेगा, तब हम लोग AC बराबर AD मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि C और D एक ही बिंदु हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि AB का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु हुआ। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए AB का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है, मध्य बिंदु होता है। ये हमको सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हमको देखिए AC बराबर BD दिया है, इस आकृति में AC बराबर BD, और सिद्ध करना है AB बराबर CD, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं AC बराबर BD। हम लोग पढ़े हैं ना कि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो उसके परिणाम भी बराबर होते हैं। पीछे पढ़े हैं हम लोग, उसी का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर BC घटाने पर, ठीक है, BC घटाने के, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। ध्यान दीजिएगा, AC माइनस BC और BD माइनस BC, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां पर देखिए AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखिए AC बराबर AB प्लस BC लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे AB प्लस BC, और BD बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखिए B से D तो क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे BC प्लस CD, ठीक है। ये दोनों मान हम लोग 1 में रखेंगे, लिखेंगे 1 से क्या लिखेंगे, AC की जगह रखिए AB प्लस BC, AC की जगह माइनस BC है तो माइनस BC कर देंगे, इधर BD की जगह ये BD का रखिए BC माइनस प्लस CD, और माइनस BC है तो माइनस BC को रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि AB प्लस में है, BC प्लस में है और BC माइनस में है, तो ये घट के 0 हो जाएगा, ये भी घट के 0 हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, AB बराबर CD, ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख लीजिए AB बराबर CD हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग देख रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है, और हम लोग जानते भी हैं कि पूर्ण जो होता है अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण का मतलब पूरा, भाग का मतलब उसका कुछ अंश। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक रेखाखंड खींचते हैं, ये पूर्ण हो गया AB, और इसमें कोई एक भाग बना लेते हैं, मान लीजिए मध्य बिंदु लिख देते हैं C, तो ये AB पूर्ण का भाग AC और BC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बड़ा होता है, यह सार्वभौमिक सत्य है। ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। इस स्थिति में यदि मान लीजिए कि AB अब हमारा पूर्ण भाग क्या हुआ, पूर्ण बराबर हमको AB लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, और इसका भाग क्या होगा, भाग हमको मिलेगा AC और BC दोनों मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका भाग AC और BC दोनों है,
और हम लोग देख रहे हैं कि AC का इतना ही लंबाई है जबकि पूरा का इतना लंबाई है, तो लंबाई के हिसाब से तो AB बड़ा होगा। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि AB ग्रेटर देन AC और BC भी AB जो होगा वो BC से भी बड़ा होगा, यानी कि अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं, 5.1 एक्सरसाइज हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण देखेंगे हम। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी दो सीधी रेखा पर एक रेखा इस प्रकार गिरती है कि उस रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री से कम हो तो वो रेखा उसी ओर कटती है। ये अवधारणा पढ़े थे, उसी का समतुल्य रूपांतरण हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जो यहाँ पर देखिए हम लोग फिगर भी बना चुके हैं, लिखे भी हैं कि यदि दो रेखा पर गिरने वाली रेखा, ये दो रेखा हुआ, इस पर ये रेखा गिर रही है, ठीक है, गिरने वाली रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। यानी कि इस कोण और इस कोण का योग यदि 180 डिग्री मिल गया तो ये जो दोनों रेखा है L और M, कितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कटेगी नहीं, ठीक है। ये इसका समतुल्य रूपांतरण हुआ। इसमें एक और वैज्ञानिक ने गणितज्ञ ने दिया है समतुल्य रूपांतरण, जॉन प्लेफेयर ने। उसने क्या कहा कि प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, देखिए यहाँ पर रेखा L पर स्थित नहीं है P, उसकी बात हो रही है, एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो बिंदु P से होकर जाती है। देख लीजिए M जो है वो बिंदु P से होकर जा रही है, तो रेखा L के समांतर होगा। कौन समांतर होगा? M, ध्यान दीजिएगा, M समांतर होगा L के। कब समांतर होगा? तो ये भी स्थिति आप कर सकते हैं, ये भी स्थिति कर सकते हैं, दोनों स्थिति सेम है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि रेखा L जो है वो M के समांतर है, लेकिन वो जो बिंदु है जिस बिंदु से M होकर जा रही है वो बिंदु जो है वो रेखा L पर नहीं होनी चाहिए, रेखा L के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर होनी चाहिए, तो उससे देखिए 3 रेखाएं जा रही है, 1 2 3, लेकिन इन तीनों में से रेखा M ही रेखा L के समांतर होगा, ये और ये रेखा इसके समांतर नहीं होगा, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है, दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, इसी पर आधारित है ये भी। देख लीजिए ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, 3 प्रतिच्छेदी रेखा है इसमें, तो तीनों प्रतिच्छेदी रेखा में से केवल M ही L के समांतर मिला, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा इसके समांतर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इसको काट देगी, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एक दूसरे से कट जाएगी। यदि जो रेखा आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं कट जाती है वो रेखा समांतर कभी नहीं हो सकती है, वही यहाँ पर बताया गया है। हमको लगता है कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, ये चीज आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसी पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसका हम लोग आंसर लिख चुके हैं, इसलिए लिख दिया है ताकि लिखने में कम समय लगता है, समझा देते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन दिया है कि आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। तो यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा को इस प्रकार काटती है कि एक ही कोण बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये तो हमको मालूम है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फिगर ले लेते हैं, ये दोनों सीधी रेखा है, ये मान लीजिए कि ऐसे है और इस पर ये एक रेखा गिर रही है, तो हम लोग जानते हैं कि इसी ओर का दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। कैसे जानते हैं हम लोग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी नजदीक आ रही है, इसके आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके नजदीक आएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी इसके नजदीक जाएगी, आगे जाएंगे तो ये प्रतिच्छेद कर लेगी। यानी कि जो हम लोग अवधारणा लिखे थे उसी अवधारणा का ये सरलतम रूप है जिसको समझने का। हम लोग इतना भी लिख सकते हैं कि यदि कोई दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा को इस प्रकार काटती है कि उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो वो रेखा अवश्य प्रतिच्छेद करेगी। एकदम प्योर गारंटी है कि वो प्रतिच्छेद करेगी ही, क्योंकि वो उसी टाइप का है ही, क्योंकि रेखाएं झुक रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जा करके कटेगी। इस रेखा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस रेखा को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जा करके वो कट जाएगी, तो प्रतिच्छेद ही होगी, ठीक है। उसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। अभी हम लोग देखें ना यहाँ पर कि समांतर रेखा का अस्तित्व निर्धारित हो रहा है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखें कि हाँ यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का निर्धारण होता है। कैसे?
तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से हम लोग पढ़े हैं कि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि उसके एक ही ओर के बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये तो पढ़े हैं हम लोग। लेकिन यदि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात समांतर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया है, ये इन दोनों के योग 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों रेखाएं जो होगी वो समांतर हो जाएगी। इस रेखा की बात नहीं हो रही, इन दोनों रेखाओं की बात हो रही है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 भी पढ़ लिए हैं और अगले क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज अध्याय 6 रेखाएं और कोण यानी कि लाइन एंड एंगल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।